Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th June 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about India's increased coastline, and we'll also be seeing about coastal regulation zone. This topic is important from our syllabus GS paper 1 geography point of view and also useful for GS paper 3 environment सब्जेक्ट। सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं। तो जनवरी महीने में भी हमने ये न्यूज़ कवर किया था। आज इस पे एक डिटेल आर्टिकल आया है तो फिर से देख रहे हैं और थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव से इस डिस्कशन को करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको याद आ रहा होगा कि इंडिया का जो कोस्टलाइन है उसकी लेंथ अब 7,516 किलोमीटर से रिवाइज करके कर दी गई है 11,098 किलोमीटर। सो विच इज़ अबाउट 48% इंक्रीज। 1970 से अभी तक हम लोग मानते आ रहे थे कि भारत का जो कोस्टलाइन लेंथ है वो है 7,516। अब उसको बढ़ा करके इतना कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वाकई तौर पे भारत का कोस्टलाइन एक्सपैंड कर गया है, बट मेजरमेंट के टेक्निक्स बदले गए हैं। अब ज़्यादा प्रिसाइज हाई रिजोल्यूशन टेक्निक्स अडॉप्ट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल जो पुराना मेथड था 1970 से, उसमें रिजोल्यूशन का स्केल कुछ ऐसा था, एग्जैक्ट नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। नाउ रिजोल्यूशन इन न्यूअर डेटा इज हाइयर। तो स्केल अब 1:250,000 है, पहले 1:45 लाख था। मतलब अब जो है, जैसे समझने के लिए मैं बस बता दूं, आप एक 10 फीट लंबी लकड़ी लेकर के किसी रग्ड रीजन की लेंथ को मेजर करने की कोशिश करेंगे और एक 2 इंच लंबी लॉग लेकर के मेजर करने की कोशिश करेंगे, तो अंतर तो आएगा ना। जो छोटी लॉग होगी, जो छोटी स्केल होगी, उसकी प्रिसाइज कैलकुलेशन होगी एज कंपेयर टू द लॉन्गर स्केल। तो वही बात है, द न्यूअर डेटा हैज बीन ऑन द बेसिस ऑफ मोर accurate measurement techniques and that is why the length has increased up to 11,000 किलोमीटर। रीजन बीइंग कि ये जो छोटे छोटे रग्ड कोस्ट लाइन्स हैं, ब्रोकन कोस्ट लाइन्स हैं, उनको भी मेजर किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ न्यू टेक्निक्स, बिकॉज यहाँ पे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, अपडेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कोस्ट लाइन तो एक्सटेंड हुआ ही है, साथ ही साथ 7 नए आइलैंड्स भी और ऐड हो गए हैं भारत के लिस्ट में, नंबर ऑफ आइलैंड्स विथ इंडिया। क्योंकि ये 7 इतने छोटे आइलैंड्स थे कि जिनको पहले इंक्लूड नहीं किया गया था, बिकॉज दे वेर स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट, बट नाउ नंबर ऑफ आइलैंड्स ऑल्सो हैव इंक्रीज्ड। अगर कोस्ट लाइन की अब बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन वाला एरिया हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इट्स ए यूनियन टेरिटरी। स्टेट वाइज अगर बात की जाए तो सबसे ऊपर आ गया है गुजरात। एक स्टेटमेंट है या कॉन्सेप्ट है द कोस्टलाइन पैराडॉक्स। तो इस आर्टिकल में ये भी समझाया गया है कि चाहे कितना भी हम अपने मेजरमेंट टेक्निक को प्रिसाइज बनाने की कोशिश करें, द एग्जैक्ट एक्चुअल लेंथ मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोस्ट लाइन जो है वो बहुत ही रफ या रग्ड होता है। तो एग्जैक्ट या एक्चुअल लेंथ मेजरमेंट विल नेवर बी पॉसिबल। इसी कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया द कोस्टलाइन पैराडॉक्स। मीन्स इट विल ऑलवेज रिमेन स्लाइटली डाउटफुल। एग्जैक्ट लेंथ का मेजरमेंट कभी भी संभव है नहीं। तो ये जो इम्प्लीकेशंस है अपडेट का कि अब 7,500 किलोमीटर नहीं 11,000 किलोमीटर है हमारा कोस्ट लाइन, इससे कोई एग्जैक्ट फिजिकल टेरिटोरियल चेंज तो नहीं हुआ है, लेकिन नाउ दिस न्यू अपडेट विल बी हेल्पफुल इन एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी प्लानिंग। तो सिक्योरिटी मेथड से भी अब जरूरी रहेगा कि कहाँ पे कोस्ट लाइन जो है ज़्यादा रग्ड है, तो वहाँ पे हमें बेहतर चेक्स लगाने पड़ेंगे, कोस्ट गार्ड्स वहाँ पे ज़्यादा डिप्लॉय करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोस्ट लाइन टेक्निकली लंबा है। भले लीनियर तरीके से देखा जाए तो कोस्ट लाइन छोटा है, बट चूंकि ब्रोकन है तो वहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय करने चाहिए, ताकि वहाँ पे कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या इंसर्जेंट ग्रुप इंटर ना कर पाए, इस ब्रोकन एरिया का फ़ायदा ना उठा पाए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्योरिटी प्लानिंग के लिए ये जो नया टेक्निक है वो हेल्पफुल रहेगा, हमें बताएगा कि कहाँ पे कितनी लंबी कोस्ट लाइन है। प्लस जो कोस्टल रेगुलेशन जोन का कॉन्सेप्ट है उसका एप्लीकेशन भी अलग अलग एरियाज में अब थोड़ा अलग हो जाएगा, बिकॉज अब कोस्टल लेंथ का कॉन्सेप्ट की
किस डिस्टेंस पे कोस्ट एरिया आ रहा है, कितना डिस्टेंस पे कोस्ट एरिया आ रहा है, वो अब अलग अलग जगहों पे थोड़ा बहुत बदलेगा। तो मैं बस इस आर्टिकल डिस्कशन से आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ। इस आर्टिकल में यहाँ पे लिखा है इम्प्लीकेशंस ऑफ चेंज में सिक्योरिटी मेजर्स में फ़ायदा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में फ़ायदा होगा, और ये भी कहा है कि कोस्टल रेगुलेशन जोन के रूल्स के एप्लीकेशन में थोड़ा अंतर आएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स विल बी ऑल्सो ऑल्टर्ड या इम्पैक्टेड। तो मैं यहाँ से बस आपको कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में पढ़ाना चाह रहा हूँ, जो इस आर्टिकल में सीधा सीधा मेंशन नहीं किया गया है, बस इस पर जिक्र है कोस्टल रेगुलेशन जोन का। तो थोड़ा कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में देख लेते हैं, जो सीधा सीधा हमारे मेंस सिलेबस का हिस्सा है, जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो लेट अस नाउ रीड अबाउट कोस्टल रेगुलेशन जोन। इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो रिवाइज्ड मेथड्स हैं कोस्टलाइन मेजरमेंट के, उससे कोस्टल रेगुलेशन जोन कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन में थोड़ा अब अंतर आएगा। कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में जरा समझते हैं। देखिए, कोस्टल एरिया से कितने डिस्टेंस पे कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परमिटेड हैं, इसको लेकर के एक नियम बनाए हैं सरकार ने। उन नियमों का नाम है कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स। दीज रूल्स हैव बीन ब्रॉट एज पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो एक कानून होता है, उस कानून के अंतर्गत फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कई सारे छोटे छोटे नियम या रूल्स बनाए जाते हैं। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स बनाए गए हैं, विच एक्सप्लेन्स या मैंडेट्स की कोस्टल एरिया से कितने डिस्टेंस पे क्या क्या एक्टिविटीज अलाउेबल हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन्स का कॉन्सेप्ट लाया गया है ताकि कोस्टल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सके, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम प्रैक्टिस कर पाए कोस्टल एरिया, अननेसेसरी नेचुरल डिजास्टर ना हो, तो उसके कारण मतलब जो हैजार्ड्स हैं उनको प्रिवेंट किया जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे प्रीलिम्स में भी प्रश्न आया था कि कोस्टल एरियाज में अगर मैनग्रूव्स हों तो उससे फिर सुनामी वगैरह का या फिर साइक्लोन का जो इम्पैक्ट है वो कुछ हद तक कम हो जाता है। मेनली साइक्लोन का इम्पैक्ट कोस्टल एरिया में अगर मैनग्रूव हो तो कम हो जाता है, बिकॉज मैनग्रूव्स एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। तो कोस्टल एरिया में अननेसेसरी मैनग्रूव्स को काटा ना जाए, बिकॉज दैट विल बी ए काइंड ऑफ हजार्ड। इन दैट केस नेचुरल डिजास्टर विल बी मच मोर कैटेस्ट्रॉफिक। तो ये सारी चीजें ना हो, इसी के लिए लाया गया है कोस्टल रेगुलेशन जोन। कोस्टल रेगुलेशन जोन, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज एज पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इसमें कोस्टल एरिया को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, 4 टाइप्स ऑफ कोस्टल एरियाज। कुछ एरियाज को कहा गया कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 1, कुछ को कहा गया है कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 2, कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 3। कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 3 में 2 पार्ट हैं, 3A एंड 3B, एंड देन वी हैव कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 4। तो चारों का क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो ब्रीफली समझते हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 में उन कोस्टल एरिया को रखा गया है जहां पे मैनग्रूव्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, मतलब जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं उनको डिक्लेयर किया गया है कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 के अंतर्गत। जैसे किसी एरिया में अगर मैनग्रूव्स वगैरह हैं तो उसको डिक्लेयर कर दिया गया कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 1। वहां के नियम अलग हैं, वहां पे हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है टू द कोस्ट लाइन्स। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ओनली लिमिटेड एक्टिविटीज लाइक डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स जो देश के नेशनल सिक्योरिटी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, बस वही परमिटेड है वहां पे। अदरवाइज ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड इन कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 1। देन कुछ ऐसे कोस्टल एरियाज हैं जहां पे जो अर्बनाइज नेचर के हैं, तो उनको डिक्लेयर किया गया है कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 2। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 2 में वो कोस्टल एरियाज हैं विच आर अर्बनाइज्ड। वहां पे जहां से भी रोड बनी हुई है, गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई रोड के इनवर्ड साइड में, दूसरे साइड में कंस्ट्रक्शंस आर अलाउड। तो ये हो गया, मान लीजिए, कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 1। कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 1 में तो कोई एक्टिविटी परमिटेड नहीं होगी। फिर उससे पीछे में अगर मान लीजिए अर्बन एरिया है तो उसको डिक्लेयर किया गया कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 2, और वहां पे क्या है कि जो रोड होगी उससे इनवर्ड साइड में फिर कॉमर्शियल एक्टिविटीज परमिटेड हैं इन कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 2। अगर मान लीजिए कि कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 1 है, उसके पीछे साइड में कोई रूरल एरिया है तो उसको कहा जाएगा कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 3। कोस्टल
रेगुलेशन जोन नंबर 3 रूरल एरियाज होते हैं, वहां पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3A एंड 3B। 3A वो एरियाज हैं जहां पे पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, ऑन हाइयर साइड है, तो वहाँ पे थोड़े बहुत डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ परमिटेड हैं। 3B वो एरियाज हैं विच इज़ वेरी लेस पॉपुलेटेड, रूरल भी है, वेरी लेस पॉपुलेटेड भी है, वहाँ पे लो इंटेंसिटी डेवलपमेंट इज़ परमिटेड। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ भी परमिटेड नहीं होगा अगर मैनग्रोव वगैरह है तो। उसके पीछे अगर अर्बन एरिया है तो कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 2, रोड के इनवर्ट साइड में कंस्ट्रक्शन अलाउड है। अगर दूसरे साइड में अगर रूरल एरिया है तो वो कोस्टल रेगुलेशन जो नंबर 3A हो सकता है या 3B हो सकता है। ए अगर वहाँ पे रिलेटिवली पॉपुलेशन ज़्यादा है, 3B अगर पॉपुलेशन बहुत कम है। तो 3A वाले एरिया में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ थोड़े ज़्यादा अलाउड हैं एज कम्पेयर टू 3B वाला एरिया। एंड देन वी हैव कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 4, वाटर एरिया। तो वाटर एरिया मतलब जहाँ पे क्रीक्स हैं, जहाँ पे रिवर का माउथ है, जैसे कि ईस्च्यूरी है या डेल्टा है, उन सबको कहा गया है कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 4। वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती हैं फिशिंग, टूरिज्म या कंस्ट्रक्शन, उनके लिए अलग अलग स्पेसिफिक नियम हैं एज पर कोस्टल रेगुलेशन जोन्स रूल्स। तो आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, मेंस में अगर आएगा तो आप सीधा सीधा जवाब दे पाएंगे। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत कोस्टल एरियाज को अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है एज पर कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स। तो अलग अलग जोन्स में जो डिवाइड किया गया है, कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 1, 2, 3 के अंदर दो पार्ट है, 3A एंड 3B। कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 4, तो एकदम वाटर के दूस स्टार्टिंग में या तो कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 1 होगा या 4 होगा, या तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया होगा, नहीं तो वाटर एरिया होगा, क्रीक्स एंड बैक वाटर। यहाँ के नियम अलग हैं। फिर पीछे साइड में कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 2 होगा या 3 होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि अर्बन है या रूरल है। रूरल में भी दो पार्ट में 3A एंड 3B, और सब एरियाज के अपने अपने कुछ नियम हैं ताकि वहाँ पे इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जा सके, सो दैट कि उसका डैमेजेज जो है वो कम से कम हो ऑन द लोकल इकोसिस्टम। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एक बात और समझिए, आपने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी तो पढ़ा है ना, तो वहां पे आपको मैंने बताया है, आई होप आपको याद आ रही होगी बात, कोस्टल एरिया से लेकर के 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है वो टेरिटोरियल वाटर होता है। तो ये जो कोस्टल रेगुलेशन जो नंबर 4 है, ये बेसिकली एक्सटेंड अप टू टेरिटोरियल लिमिट्स, मतलब कोस्टल एरिया से लेकर के 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है। सारा का सारा समरी यहाँ पे, कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 1 इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 2 अर्बन एरियाज, 3 रूरल एरियाज मेनली, उसमें कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 3 में 3A है, 3B एंड 4 है एक्वेटिक एरियाज, वाटर एरियाज अप टू टेरिटोरियल लिमिट, मतलब 12 नॉटिकल माइल्स तक, और हर जगह के अपने अपने नियम हैं। मेंस में ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या है कोस्टल रेगुलेशन जोन रेगुलेशंस और उनके महत्व बताइए। आपको मैंने बताया है कि एचडीजी से संबंधित जो है, आप अगर सारे के सारे 17 के 17 गोल्स याद कर लें तो इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में हर जगह लगभग मदद मिल सकती है। तो वाटर रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो तो उसमें एचडीजी नंबर 14 का तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं, टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ बिलो वाटर। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रथ यात्रा एट जगन्नाथ पुरी, important from our syllabus GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर एज वेल एज GS पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। इंडियन पॉलिटी से भी रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे। पहले पुरी जगन्नाथ टेम्पल के बारे में समझते हैं। देखिए, उड़ीसा के एक कोस्टल सिटी है पुरी, वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है लॉर्ड विष्णु का, इसका नाम है जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, बिकॉज ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे यमराज के भी पावर खत्म हो जाते हैं इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड विष्णु। ये जो पुरी के अंदर जगन्नाथ टेम्पल है, इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द 4 चार धाम्स, बद्रीनाथ इन नॉर्थ, द्वारका इन वेस्ट, पुरी इन ईस्ट एंड रामेश्वरम इन साउथ। ये 4 सैक्रेड साइट्स हिंदुइज्म में माने जाते हैं, 4 धाम की तरह।
इस पूरी टेम्पल में लॉर्ड विष्णु के, यानी कि लॉर्ड जगन्नाथ फॉर्म में जो विष्णु जी हैं, उनका एक वुडन फॉर्म का आइडल रखा हुआ है। दिस पूरी टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 12th century by King अनंत वर्मन देव ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। अब अगर पूरी टेम्पल की बात की जाए तो लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल जो पूरी टेम्पल है, इसका दूसरा नाम व्हाइट पगोडा भी है, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ कैनोपिकल स्ट्रक्चर, व्हाइट पगोडा। पूरी से थोड़ी दूर पे है कोणार्क, अनदर कोस्टल टाउन, और वहां पे है कोणार्क टेम्पल, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, which is also known as Black Pagoda, Konark Temple, because of its this darker shade का conical structure। तो यहाँ पे है ब्लैक पगोरा, यहाँ पे है व्हाइट पगोरा। अब पूरी जगन्नाथ टेम्पल से रिलेटेड सबसे जो इम्पोर्टेंट सेरिमोनियल एक्टिविटी है वो है टेम्पल रथ यात्रा। हर साल इसी टाइम में जून जुलाई महीने में एक रथ यात्रा निकाली जाती है, जहां पे लॉर्ड जगन्नाथ यानी कि लॉर्ड विष्णु का जगन्नाथ फॉर्म में जो वुडन आइडल है, उनके अलावा जो उनके सिबलिंग्स हैं बालभद्र एंड सुभद्रा, इन तीन देवी देवताओं की मूर्तियां हैं यहाँ पे। लॉर्ड जगन्नाथ, बालभद्र एंड सुभद्रा, इन तीन लोगों की वुडन आइडल्स हैं। इन तीन वुडन आइडल्स की को निकाला जाता है टेम्पल से, चैरियट की मदद से, रथ की मदद से निकाला जाता है, और रथ पे डाल करके, रथ पे सवार करके द थ्री डीटीज आर टेकन अबाउट 2.5 किलोमीटर्स अवे टू द टेम्पल ऑफ क्वीन गुंडीचा। माना जाता है कि क्वीन गुंडीचा इज आंटी ऑफ दीज थ्री लॉर्ड डीटीज। उस क्वीन गुंडीचा टेम्पल में इन तीन आइडल्स को 9 दिनों के लिए रखा जाता है, और वापस से 9 दिन बाद रथ यात्रा के थ्रू ही रथ से खींच करके वापस से ला करके इनको लॉर्ड जगन्नाथ यानी कि पूरी टेम्पल में रख दिया जाता है वापस। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेरिमोनियल रिलीजियस एक्टिविटी है एसोसिएटेड विद पूरी लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल। रथ यात्रा निकलती है पूरी टेम्पल से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी तक, और वहां पे 9 दिनों तक ये तीन देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता है, और वापस से ला करके 9 दिनों बाद इस रथ यात्रा की मदद से ला करके इनको अपने मंदिर में विराजमान करा दिया जाता है। करंट न्यूज यही है कि पूरी रथ यात्रा हैज बिगन यस्टरडे। अभी थोड़ा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए तो जो पूरी टेम्पल है उड़ीसा में लॉर्ड जगन्नाथ का, वैसा ही एक पूरी टेम्पल बनाया गया है इन दीघा, वेस्ट बंगाल। इसी साल उसको इनॉग्रेट किया गया है। इस कारण से पॉलिटिकल टेंशन शुरू हो गए हैं उड़ीसा सरकार और वेस्ट बंगाल की सरकार के बीच में। उड़ीसा सरकार का कहना है कि पूरी टेम्पल का आप रेप्लिका बना करके वेस्ट बंगाल में दीघा टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ बना करके कहीं ना कहीं आपने सिग्निफिकेंस ऑफ पूरी टेम्पल जो उड़ीसा में है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की है। इट मे हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ डिवोटीज। वहां पे जो रिलीजियस लीडर्स हैं इस पूरी टेम्पल के, उनका कहना है कि दिस इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स में ऐसा कहा गया है, ऐसा वो कोट कर रहे हैं कि लॉर्ड जगन्नाथ का टेम्पल इसके अलावा और कहीं नहीं बनना चाहिए, ऐसी बातें हो रही हैं। तो इस कारण से एक कन्फ्लिक्चुअल रिलेशन सा डेवलप हो गया था पिछले 2-3 महीनों में बिटवीन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड उड़ीसा गवर्नमेंट। इसी पॉलिटिकल टेंशन को शायद से रिड्यूस करने के लिए ये जो रथ यात्रा निकली है कल, उसमें खुद वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने पार्टिसिपेट किया है। परहैप्स जस्ट टू गिव ए पॉलिटिकल मैसेज या पब्लिक मैसेज कि ये जो दीघा में टेम्पल बनाया गया है लॉर्ड जगन्नाथ का, दिस हैज नॉट बीन क्रिएटेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द सिग्निफिकेंस ऑफ जगन्नाथ टेम्पल इन पूरी उड़ीसा। बस बनाया गया है, इसको बस किसी और तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। इसके लिए परहैप्स वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द पूरी रथ यात्रा यस्टरडे। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा आपसे मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है जीएस पेपर 1 में कि जो जगन्नाथ टेम्पल पूरी में है उसका रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बताएं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो रिचुअल्स या ट्रेडिशंस है उसने भारत के नेशनल आइडेंटिटी को सेव करने में कैसे हेल्प किया, ये भी बताएं। आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अटेन करने हैं एग्जाम में तो हर एक जो एस्पेक्ट है आपको उसको
डील करना होगा इन योर आंसर। जैसे कि आपको रिलीजियस एस्पेक्ट भी बताना होगा, कल्चरल एस्पेक्ट भी बताना होगा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी बताना होगा, और नेशनल आइडेंटिटी कैसे शेप हुई ये भी बताना होगा। भले आप थोड़ा ज़बरदस्ती बना के ही पॉइंट्स बनाएं, लेकिन आपको हर एक डायमेंशन को अलग अलग डील करना होगा। देन ओनली यू विल बी गेटिंग मोर एंड मोर मार्क्स। मान लीजिए ये सवाल 10 मार्कर का है, तो सब पे अगर आपने एक एक दो दो पॉइंट लिख दिया तो आपको मिल जाएंगे 6 मार्क्स। अगर 15 मार्कर का, तो सब पे अगर आप दो दो पॉइंट और कहीं पे 3 पॉइंट लिख दे तो आपको मिल जाएंगे 15 में से अच्छे खासे 8 साढ़े 8 मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको सवाल को ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के बाद हर एक एस्पेक्ट पे पॉइंट्स बना करके लिखने की कोशिश करनी है। दैट इज नोन एज कंप्लीट आंसर, एंड कंप्लीट आंसर्स हेल्प यू इन फेचिंग हायर मार्क्स। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, FFD4 and SEWAI commitment. Important from GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, GS पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी से भी जोड़ करके देखा जा सकता है। वहां पे जो टॉपिक है एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल फंडिंग, उससे जोड़ करके देखा जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं क्या है फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये यूनाइटेड नेशन द्वारा लेड इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत रिच कंट्रीज को रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो पुअरर कंट्रीज को एड दें, मॉनेटरी एड दें। सो दिस प्लेटफॉर्म developed by United Nations Financing for Development platform mainly aims at promoting aid from rich to poor countries first. Second, promote या discussion on issues like global tax reforms, climate change, etc. तो इन सब पे डिस्कशन हो, इसके लिए भी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म का अभी तक 3 सेशन या एडिशन बुलाया जा चुका है। मॉन्टेरे 2002 सेशन था, दैट वाज फर्स्ट या इनॉग्रल सेशन ऑफ फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट। दोहा इन 2008, एडिस अबाबा इन 2015, और अब 4th एडिशन ऑफ फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट हैज बीन कॉल्ड इन सेवे, स्पेन। इसीलिए ये जो 4th एडिशन सेवे स्पेन में बुलाया गया है, इसको नाम दिया जा रहा है FFD4 बिकॉज दिस 4 रिप्रेजेंट्स 4th एडिशन। ये जो पहला एडिशन बुलाया गया था फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट एट मॉन्टेरे इन 2002, वहां पे रिच कंट्रीज ने कमिट किया था कि दे विल बी स्पेंडिंग अबाउट 0.7% ऑफ देयर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑन असिस्टेंस टू पुअर कंट्रीज, बट ये कमिटमेंट कभी पूरा हुआ है नहीं। अब ये जो 4th सेशन हो रहा है, एडिशन हुआ है इन सेवे स्पेन, वहां पे एक डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया है मेंबर कंट्रीज ने मिल करके। उस डॉक्यूमेंट का नाम है सेवे कमिटमेंट, विच इज ऑफ कोर्स नॉट ए लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है भी नहीं। मेनली मैं इसलिए करा रहा हूं कि हो सकता है अगले साल प्रीलिम्स में चलते फिरते वो एक छोटा सा प्रश्न डाल दें। मेंस में सीधा सीधा इस पे सवाल आएगा नहीं, आई कैन प्रॉमिस यू दैट, बट फिर भी जानना चाहिए आपको, प्रीलिम्स में अगले साल आ सकता है। कहीं पासिंग रेफरेंस में आप मेंस में जिक्र कर सकते हैं। तो अभी ये जो फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन की, इसका 4th एडिशन बुलाया गया इन सेवे स्पेन। वहां पे एक डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया गया, सेवे कमिटमेंट डॉक्यूमेंट, विच इज नॉट अ लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। और उस सेवे कमिटमेंट में बेसिकली डेट रिलीफ की बात की गई है कि जो अमीर देशों ने गरीब देशों को उधार दिया है उसको माफ कर दिया जाए या रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए, यानी कि रिपेमेंट पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाए, इंटरेस्ट रेट को घटा दिया जाए। क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई है, रिच कंट्रीज शुड हेल्प पुअरर कंट्रीज टू अडाप्ट विथ क्लाइमेट चेंज, अडाप्ट कर पाए, मिटिगेट कर पाए। टैक्स सिस्टम में रिफॉर्म लाया जाए पूरे दुनिया भर में। जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनके फाइनेंसिंग में थोड़ा रिफॉर्म किया जाता है कि पुअरर कंट्रीज के नीड्स को बेहतर तरीके से फुलफिल किया जा सके। ये जो सेवाई कमिटमेंट डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया गया एट FFD4, इसको यूएस ने साइन नहीं किया। यूएस विड्रू फ्रॉम दिस नेगोशिएशन। यूएस ने पहले कोशिश की कि सेवाई कमिटमेंट में क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, जेंडर इक्वालिटी जैसी बातों को रिमूव करवाया जाए, बट जब वो नहीं हो पाया तो यूएस पुल्ड आउट फ्रॉम दिस सेवाई कमिटमेंट। ये जो डिस्कशन हमें अभी अभी किया है उसके बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Critical capping operation at ONGC gas well has been successful. Important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो पिछले लगभग 16 दिनों से एक मेजर घटना चल रही थी असम के अंदर, वो अब जाकर के होपफुली
कंक्लूड हो गया है, इसलिए आज हम लोग न्यूज़पेपर में कवर कर रहे हैं। अदरवाइज हर दिन ही आसाम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में इसके बारे में डेवलपमेंट्स आ रहे थे, और वो घटना मुझे पता है, आई जस्ट होप आपने भी इसके बारे में सुना होगा कि ओएनजीसी का एक गैस ऑयल एंड गैस फील्ड था रुद्र सागर के अंदर इन शिव सागर डिस्ट्रिक्ट। वो वहां पे गैस ब्लोआउट शुरू हो गया था ऑन 12 जून, जिसके बाद से लगातार ऑयल एंड गैस स्पिल हो रहा था फ्रॉम दैट ऑयल फील्ड, और इस कारण से वहां पे आसपास में काफी हजार्डस सिचुएशन क्रिएट हो गया था। 1500 रेजिडेंट्स वेयर आस्क्ड टू इवैक्यूएट द सराउंडिंग एरिया, क्योंकि गैस ब्लोआउट या ओवरऑल जो वेल ब्लोआउट होता है उसमें होता क्या है, इट लीड्स टू अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ऑयल और गैस फ्रॉम अंडरग्राउंड प्रेशर एरिया, और जब ऑयल या गैस निकलता है तो आसपास के मड में, सैंड में या आसपास में जो हवाएं होती हैं वहां मिक्स हो जाता है, विच मेक्स इट वेरी डेंजरस, हजार्डस, क्योंकि कभी भी आग लग सकती है। इट्स वेरी फ्लैमेबल सिचुएशन। तो इसी कारण से आसपास के सराउंडिंग को इवैक्यूएट करा दिया गया था। अगर इग्नाइट हो जाए तो फिर इट कुड कॉज एक्सप्लोजन ऑफ लार्ज स्केल। ये जो ब्लोआउट हुआ इन शिव सागर डिस्ट्रिक्ट रुद्र सागर ऑयल फील्ड में ऑफ ओएनजीसी, ये ब्लोआउट के पीछे कारण बताए जा रहे हैं इक्विपमेंट फेलियर या इम्प्रॉपर प्रेशर एस्टिमेशन, लैक ऑफ कोर्स ओवरसाइट या मेंटेनेंस सिस्टम। अब करंट न्यूज ये है कि पिछले 16 दिनों से लगातार इस गैस ब्लोआउट को, ऑयल स्पिल एंड गैस ब्लोआउट को स्टॉप करने की कोशिश की जा रही थी बाय ओएनजीसी क्राइसिस मैनेजमेंट टीम इन एसोसिएशन विद एक्सपर्ट्स फ्रॉम कॉर्ड प्रेशर कंट्रोल। 16 दिनों के बाद ये ब्लोआउट को बंद किया गया है। द ऑयल वेल हैज नाउ बीन सेफली कैप्ड। अब मेंस में आपसे सीधा सीधा प्रश्न ही पूछेगा कि बताइए क्या हुआ रुद्र सागर ऑयल फील्ड में और कैसे कितने दिन चला, ये सब नहीं आएगा। लेकिन कहीं आप इंडस्ट्रियल हजार्ड या इंडस्ट्रियल डिजास्टर इन असम रिलेटेड आंसर लिख रहे हो तो वहां पे आप पासिंग रेफरेंस में एक लाइन लिखते चल सकते हैं कि रिसेंटली एन ऑयल and gas blowout was witnessed in Rudra Sagar oil field in Shiv Sagar. Such kind of industrial hazards and possible disaster needs to be prevented in future for more industrial development of Assam. For that, better safety measures have to be adopted. Then only there will be more and more कॉन्फिडेंस अमंगस्ट कॉमन पीपल टू सपोर्ट एंड प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन असम। इस तरीके से कहीं पासिंग रेफरेंस में, इन कंक्लूजन में आप ये जिक्र लिख देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपको करंट डेवलपमेंट्स के बारे में पता है। धोल spotted again in Assam's Kaziranga. Next topic, important from prelims exam point of view. Dholes, also known as Asian wild dogs, which are carnivorous animals, and dholes prefer to live in group. They hunt in packs, and that is why they are known as social animals, क्योंकि they coordinate with each other very well. That is why they are social animals and they hunt in packs. Dholes mainly भारत में 3 क्लस्टर एरिया में पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एज वेल एज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। भारत में तो ये 3 एरियाज में पाए जाते हैं। अगर धोल्स की बात की जाए तो IUCN के रेड डेटा बुक में दे आर कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड साइट्स। जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है विच रेगुलेट्स ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, उनमें उनको सेकंड हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला हुआ। दे हैव बीन पुट इनटू अपेंडिक्स 2। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में उनको शेड्यूल 2 में रखा गया है। धोल्स हाल फिलहाल में न्यूज में इसलिए थे क्योंकि इट वाज बिलीव्ड कि धोल्स हैव कंप्लीटली बीन एक्सटिंक्ट फ्रॉम काजीरंगा एंड कार्बी एंगलोंग लैंडस्केप, बट हाल फिलहाल में a dhole was reportedly found by Wildlife Institute of India scientists in Kaziranga Karbi Anglong landscape. It was found in Amguri Animal Corridor in Assam. Dhole से रिलेटेड ये फिल्म्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। SCO से रिलेटेड ये प्रश्न था, इसमें बस एक स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट। अच्छा, SCO में टोटल अब 10 मेंबर्स हो चुके हैं। बेलारूस ऑल्सो ज्वाइंट SCO लास्ट ईयर 2024 में। सो टोटल नाउ देयर आर 10 मेंबर्स ऑफ SCO। ये बात भी ध्यान रखिएगा, कल मैंने वो न्यूज़पेपर एनालिसिस में नहीं बताया था। नज पॉलिसी में सेकंड स्टेटमेंट गलत है। देयर इज नो मैंडेटिंग इन नज पॉलिसी। पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।